ये जो गर्जना आप देख रहे हैं, यही तो भारत शक्ति है। भारत में बने आधुनिक अर्जुन टैंक्स, हथियार और गोला बारूद, यही तो भारत शक्ति है। भारत में बने तेजस लड़ाकू विमान, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, यही तो भारत शक्ति है। पूरी तरह से भारत में बनी पनडुब्बियां, डिस्ट्रॉयर्स और एयरक्राफ्ट कैरियर, यही तो भारत की शक्ति है। भारत शक्ति का ये उत्सव, इसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। भारत माता की, भारत माता की। तो आज चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की धड़कनें 50 मिनट तक बढ़ी हुई थी, क्योंकि उस 50 मिनट में राजस्थान के पोखरण में भारतीय सेना अपनी संयुक्त ताकत का प्रदर्शन कर रही थी। पोखरण में आज स्वदेशी हथियारों से युद्धाभ्यास किया गया और इस युद्धाभ्यास को नाम दिया गया था भारत शक्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने जल, थल और वायुसेना ने अपने शौर्य का परिचय दिया। युद्धाभ्यास में तेजस लड़ाकू विमान, कौन कौन से हथियार शामिल थे जरा उसको आप समझिए। तेजस लड़ाकू विमान था, प्रचंड लड़ाकू हेलीकॉप्टर था, ध्रुव लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर भी अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे थे। इसके साथ साथ पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर के जरिए भी शौर्य का प्रदर्शन किया गया। T-90 टैंक की गर्जना भी पोखरण के रण में सुनाई पड़ी। अर्जुन टैंक भी वहां पर थे। अर्जुन टैंक का करिश्मा भी लोगों ने देखा। K9 वज्र भी वहां पर थे। अर्जुन टैंक के साथ साथ K9 वज्र भी पूरी दुनिया ने आज पोखरण से देखे। धनुष और सारंग तोप, धनुष भी थी और सारंग तोप भी थी। यह सब मेड इन इंडिया है। अत्याधुनिक ड्रोन, उनका भी प्रदर्शन आज हुआ है और 50 मिनट तक तमाम ये हथियार जो है वो अपनी ताकत दिखाते रहे। इसके अलावा रोबोटिक डॉग, म्यूल, उसका भी प्रदर्शन किया गया। तो इन स्वदेशी हथियारों से पराक्रम का प्रदर्शन करके भारत ने दुश्मनों को अपनी ताकत की पिक्चर दिखा दी। धरती पर कोले बरस रहे हैं। आसमान से अग्निवर्षा हो रही है। सेनाएं दुश्मन के खिलाफ अपना पराक्रम दिखाते हुए आगे बढ़ रही है। राजस्थान के पोखरण में भारतीय सेना ने ऐसा धमाकेदार प्रदर्शन किया जिससे इस्लामाबाद और बीजिंग थर्रा गए। भारत के स्वदेशी हथियारों ने अपनी मारक क्षमता और ताकत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने शानदार प्रदर्शन किया। जल, थल और वायुसेना के इस साझा युद्धाभ्यास को भारत शक्ति नाम दिया गया था। युद्ध अभ्यास का मूल वाक्य था स्वदेशीकरण से सशक्तिकरण। अपने मूल वाक्य के मुताबिक ही सेना के तीनों अंगों ने स्वदेशी हथियारों से पराक्रम दिखाया है। सेना ने स्वदेशी मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर पिनाका की ताकत का परिचय प्रधानमंत्री से करवाया। एक साल 6 मिसाइल लॉन्चर से कई रॉकेट लॉन्च हुए। सभी रॉकेट आसमान से दुश्मन के ठिकानों की ओर बढ़ चले और अपने लक्ष्य पर पहुंचकर दुश्मन के ठिकानों को नष्ट कर दिया। पिनाका स्वदेशी मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है और ये सेना के सबसे बड़े हथियारों में से एक है। पिनाका की ताकत को देखकर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान दहल गया होगा, क्योंकि जिस जगह से युद्धाभ्यास हो रहा था वहां से पाकिस्तान की सीमा महज 110 किलोमीटर दूर ही थी। भारत शक्ति युद्धाभ्यास में स्वदेशी फाइटर जेट तेजस ने जब उड़ान भरी तो पोखरण के आसमान में भयंकर गर्जना हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी
तेजस को अपनी दूरबीन से निहार रहे थे। इसके बाद जाबाज फाइटर पायलट ने तेजस से बम दागकर दुश्मन के टैंक उड़ाने का पराक्रम प्रधानमंत्री को दिखाया और कुछ ही सेकंड्स में दुश्मन का टैंक जलकर खाक हो गया। राजस्थान की बंजर धरती से धनुष तोप ने जमकर गोले दागे। ये स्वदेशी हथियार भी भारतीय सेना की बड़ी ताकत में से एक हैं। धनुष तोप ने दुश्मन के हथियार डिपो और फ्यूल डिपो को उड़ाने का प्रदर्शन किया। युद्धाभ्यास में स्वदेशी मल्टी यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स ध्रुव ने अपने शौर्य का प्रदर्शन किया। हेलीकॉप्टर के जरिए पहले सेना की एक गाड़ी को एयरलिफ्ट कर दुश्मन के ठिकाने तक पहुंचाया गया। इसके बाद भारतीय सेना का एक जाबाज कमांडर हेलीकॉप्टर से उतरा और उस गाड़ी में जाकर बैठा जिसे हेलीकॉप्टर ने उतारा था। इसके बाद सेना के जवानों ने आतंकियों का खात्मे का प्रदर्शन किया। इस अभ्यास के जरिए सेना ने यह बताया कि किसी भी मुश्किल हालात में सेना दुश्मन के इलाके में कैसे दाखिल हो सकती है। आसमान में ये गर्जना, जमीन पर ये जांबाजी, चारों दिशाओं में गूंजता है विजय घोष। ये नए भारत का आह्वान है। भारतीय सेना का ये प्रदर्शन दुश्मनों की आंखें खोलने और उनके दिल में भारतीय सेना का खौफ भरने के लिए काफी था। गोलियों की ये गूंज आतंकियों के लिए किसी काल से कम नहीं है। गोलियों की ये बौछार कर रहे हैं BMP-2 टैंक पर लगी गन। एक साथ आधा दर्जन BMP-2 टैंक दुश्मन के ठिकानों पर गोलाबारी करते हुए आगे बढ़ रहे हैं ताकि दुश्मन सैनिकों का सीना छलनी कर सकें और उनके इरादों को नाकाम कर सकें। भारतीय सेना की ताकत को आंख पाना दुश्मन के बस की बात नहीं। अब तो भारत हाईटेक युद्ध में भी किसी से पीछे नहीं है। पोखरण के आकाश में एक साथ कई ड्रोन नजर आने लगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उन ड्रोन्स को दूरबीन से देख रहे थे। कुछ ही देर में ये ड्रोन दुश्मन के ठिकानों पर बम वर्षा करने लगे। एक दो नहीं बल्कि 100 ड्रोन के जरिए बम बरसाने का युद्ध अभ्यास भारतीय सेना ने किया। भारतीय सेना ने पहली बार ड्रोन युद्ध का इतना जबरदस्त युद्ध अभ्यास किया। पोखरण में युद्ध अभ्यास हो और भला अर्जुन की एंट्री ना हो, ये कैसे मुमकिन था। मेन बैटल टैंक अर्जुन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने अपने युद्ध कौशल को दिखाया। रेगिस्तान में धूल के गुबार के बीच ये टैंक गुजरे और दुश्मन के दिल हिलने लगे। आधा दर्जन से ज्यादा अर्जुन टैंकों ने गोले दागकर चीन और पाकिस्तान को भारत की शक्ति का एहसास करा दिया। यही पोखरण है जो भारत की परमाणु शक्ति का साक्षी रहा है और यहीं पर हम आज स्वदेशीकरण से सशक्तिकरण उसका दम भी देख रहे हैं। भारत, आज पूरा देश भारत शक्ति का ये उत्सव शौर्य की भूमि राजस्थान में हो रहा है, लेकिन इसकी गूंज सिर्फ भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। अगर भारत की वायुसेना में दुश्मन का कोई ड्रोन या फिर विमान घुसपैठ करता तो उसे कैसे निस्तनाबूद करना है, इसका प्रदर्शन भारतीय नौसेना और थल सेना ने मिलकर किया। जमीन पर एडवांस गन से गोलियों की बौछार हुई तो चंद सेकंड में दुश्मन का विमान बर्बाद होकर जमीन पर आ गिरा। नौसेना ने एयर डिफेंस सिस्टम की क्षमता का प्रदर्शन को दिखाया। जमीन पर दुश्मन के इलाके में घुसकर कैसे उसका खात्मा करना है, भारतीय सेना के जाबाज जवानों ने इसका भी प्रदर्शन किया। इस अभ्यास के जरिए सेना ने आतंकियों को यह संदेश दिया कि भविष्य में अगर आतंकी ट्रेनिंग कैंप और लॉन्च पैड बनाया तो इसी तरह वो भी जलकर राख हो जाएंगे। भारत के
स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड ने भी अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया। प्रचंड के साथ साथ सेना के सबसे ताकतवर टैंक भीष्म ने दुश्मन के खिलाफ साझा अभियान छेड़ा। जमीन से भीष्म ने तो प्रचंड ने आसमान से दुश्मन के हथियार को पल भर में बर्बाद कर दिया। भारत शक्ति में शामिल सभी हथियार स्वदेशी थे। भारत जैसे देश के लिए रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना क्यों जरूरी है, अब ये भी जान लीजिए। इसकी सबसे बड़ी वजह है भारत का 2 परमाणु शक्ति संपन्न दुश्मनों से घिरा होना। चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों से घिरा है भारत। 2 मोर्चों पर युद्ध के लिए स्वदेशी हथियार बेहद जरूरी है। आयात किए हथियारों से लंबा युद्ध संभव नहीं है और इन्हीं खतरों को देखते हुए भारत रक्षा क्षेत्र में तेजी से आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है। और हरियाणा में नई सरकार ने शपथ ले ली है। नायब सैनी ने हरियाणा के सीएम पद की शपथ ली। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने सैनी को शपथ दिलाई। सीएम के साथ 5 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। कंवरलाल गुर्जर, मूलचंद शर्मा, रणजीत सिंह, जेपी दलाल और बनवारी लाल मंत्री बने हैं। तो हरियाणा में नई सरकार बन गई है। नए मुख्यमंत्री ने शपथ ले ली है। नायब सैनी अब हरियाणा के नए सीएम होंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पद और गोपनीयता की उन्होंने शपथ ली। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने उनको शपथ दिलाई और उनके साथ साथ 5 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। मैं नायब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के 6 महीने पहले और लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से ऐन पहले बीजेपी जेजेपी गठबंधन टूट गया, जिसके बाद सुबह सुबह मनोहर लाल ने इस्तीफा दे दिया। दोपहर होते होते नए मुख्यमंत्री के तौर पर नायब सैनी का ऐलान कर दिया गया और शाम को नए सीएम ने शपथ भी ले ली कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। हरियाणा की सरकार में हुए इस अप्रत्याशित बदलाव को 2024 का चुनावी दांव भी कहा जा रहा है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने सीएम की कुर्सी पर ओबीसी चेहरा बिठाकर आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बड़ा दांव खेल दिया है। दरअसल हरियाणा में ओबीसी समुदाय से 44% आबादी है। सैनी के सीएम बनने से सूबे में गैर जाट समीकरण भी बरकरार रहेगा। इसके अलावा नायब सैनी के मनोहर लाल का भरोसेमंद होने से अंदरूनी टकराव भी टल गया। साथ ही नायब सैनी के विवादों से दूर रहने की वजह से चुनाव में फायदा होने की भी उम्मीद है। मगर मनोहर लाल की जगह नायब सैनी को सीएम बनाए जाने पर विरोधी सवाल उठा रहे हैं। सवाल है कि मनोहर लाल की जगह नायब सैनी को सीएम बनाने के पीछे क्या हरियाणा में 9 साल का एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है? क्या ये आप और कांग्रेस के गठबंधन से मची खलबली है? क्या नेतृत्व बदलकर ही हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटें जीतना संभव है? क्या हरियाणा में युवा नेतृत्व को बागडोर देना चुनावी रणनीति है? क्या मनोहर लाल के सीएम रहते हुए युवा वोट छिटक रहा था? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या नायब सैनी को सीएम बनाकर बीजेपी ने हरियाणा के 44% ओबीसी वोट साधने की कोशिश की है? मगर एक सवाल ये भी है कि ऐसा क्या हुआ कि महज एक रात में हरियाणा के सियासी हालात बदल गए। दरअसल जेजेपी और बीजेपी गठबंधन टूटने की वजह लोकसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर हुई मतभेद को बताया जा रहा है, जिसकी पटकथा कल रात हुई 45 मिनट की एक मीटिंग में लिखी गई, जब सोमवार की रात को दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से दिल्ली में मुलाकात की। बताया जा रहा है कि मीटिंग में चौटाला ने जेजेपी की सीटें बढ़ाने की मांग की, मगर बीजेपी ने अपनी एक भी सीट छोड़ने से इनकार कर दिया, जिसका नतीजा आज सुबह गठबंधन टूटने के तौर पर सामने आ गया। बीजेपी से गठबंधन टूटने के बाद जेजेपी की आपात बैठक हुई, जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा हुई और निर्णय लिया गया कि कल हिसार में नव संकल्प रैली आयोजित की जाएगी और पार्टी के अगले कदम का ऐलान किया जाएगा। ये तय किया गया कि कल डॉक्टर साहब का जन्मदिन है, जिसको हम नव संकल्प रैली के रूप में मनाने जा रहे हैं। दशकों से गुमनामी की जिंदगी झेल रहे और पाकिस्तान जैसे देशों से सताए शरणार्थी आज जश्न मना रहे हैं। वो होली खेल रहे हैं, नगाड़े बजा रहे हैं। खुशियां ऐसी हैं कि कल रात से अब तक जश्न मनाने का सिलसिला जारी है। सीए लागू होने की घोषणा के बाद इन्हें अब यह भरोसा हो गया है कि ये लोग भी गर्व से खुद को भारतीय नागरिक कह सकेंगे। देश के कई हिस्सों में ऐसी ही खुशी का माहौल है। देखिए जी न्यूज की देश भर से ग्राउंड रिपोर्ट।
नरेंद्र मोदी जी ने हिंदू, बौद्ध, जैन, ये सारे सिख, ये सारे लोगों को नागरिकता देकर उनका सम्मान करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। यहाँ खुशियां मनाई जा रही हैं, होली खेली जा रही है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। ये जश्न सीएए लागू होने की घोषणा के साथ ही मनना शुरू हो गया था। रात से ही आतिशबाजी जमकर हो रही थी, क्योंकि अब ये लोग सीएए लागू होने के बाद कानूनी प्रक्रिया से गुजरकर गर्व से कह सकेंगे कि हम सब भारतीय हैं। हमें तो बहुत खुशी हो रही है क्योंकि हमें नागरिकता मिल गई। पहले हम हिंदू था, अब सही मायने में हम हिंदू कहलाए हैं क्योंकि हमें नागरिकता मिली। हमारे हिंदू भाइयों ने हमें अपना लिया है। हमें नागरिकता मिल गई, मोदी से हम धन्यवाद कहना चाहते हैं। बहुत खुशी है, खुशी बहुत मिल रही है। जैसे हमारे मुर्दे में जैसे जान आ जाती, बिल्कुल हमारे को जान आ गई है। देश भर में जो लोग भी सीएए के लाभार्थी होंगे, आज उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। खासकर पश्चिम बंगाल में ढोल नगाड़े बज रहे हैं। यहाँ मथुआ समुदाय के लोग खुशी से झूम रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो मथुआ समुदाय की जो मुख्य जगह है, मंदिर है, यहाँ इसके सामने ये आसपास के लोग यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर ढोल नगाड़े के साथ लोग यहाँ पर जश्न मना रहे हैं। कल शाम से ही, जब से इन्हें पता चला कि देश में सीएए लागू हो रहा है, तब से ही लोग अपने अपने घरों में जश्न मना रहे थे और आज सुबह से ही यहाँ पर ये नज़ारा हमें देखने को मिल रहा है। ये वो लोग हैं जो कई वर्षों से खुशी मनाने का इंतजार कर रहे थे। ये लोग 75 साल से भारत के नागरिक बनने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते थे। ये बहुत खुश का बात है। हम सब लोग, हम मथुआ लोग बहुत खुश हुआ। हम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को एवं हमारा जो शांतनु ठाकुर जो मथुआ महासंघों का संघाधिपति, उनसे भी बधाई देना चाहता हूँ। दिल्ली के मजनू के टीला पर कई वर्षों से रह रहे पाकिस्तान हिंदू शरणार्थी पहली बार खुलकर होली मना रहे हैं। यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी गुलाल लगा रहे हैं और अपने जीवन में खुशियों के रंग भर रहे हैं, जबकि शरणार्थी बनकर रह रहे ये लोग वर्षों से मिले दर्द को भूलना चाहते हैं। वैसे तो पूरे भारत में अब से कुछ ही दिन में होली का त्यौहार मनाया जाने वाला है, लेकिन यहाँ पर मजनू के टीले में अगर आप देखिए तो होली का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। लोगों की आप तस्वीर देख लीजिए कि किस तरह से लोग भारत का झंडा उठाए, भारत माता की जय का नारा लगाए, गाल में गुलाल है, रंगों का त्यौहार लगातार मना रहे हैं और लोगों के लिए ऐसे होली का त्यौहार आज ही, आप लोगों के लिए होली आज ही हो गई। बहुत अच्छा लगा हमको, नागरिकता मिल गई। मोदी वार को नमस्कार, धन्यवाद मोदी जी को, बहुत अच्छा लगा हमको। बहुत अच्छी खुशी हो रही, नागरिकता मिल रही है तो बहुत अच्छा लग रहा है। दरअसल इन लोगों का कहना है कि इन्हें पाकिस्तान में नरक का जीवन जीना पड़ रहा था। इन्होंने बताया कि अल्पसंख्यक समुदाय का पाकिस्तान में कोई सम्मान नहीं होता, लेकिन अब इनके जीवन में बदलाव आएगा। कई तो आज के दिन को अपना जन्मदिन भी बता रहे हैं। ये तो हमने ख्वाब में भी नहीं सोचा था, पर परमात्मा सबसे बड़ा है कि हम जब इंसान मेहनत करता है तो रंग लाता है। हमने वहाँ से मेहनत करके अपने धर्म को बचाने के लिए यहाँ पे आगे, यहाँ पे हमने एक लड़ाई लड़ी। मेरा जन्म 1977 में पाकिस्तान में हुआ था। यूँ लग रहा है कि जब मेरी आंख खुली थी माँ की कोख से आने के बाद, फर्स्ट बार जब पाकिस्तान में आंख खुली थी तो देख रहे थे, यूँ लग रहा था कि मेरे माता पिता जो है एक बड़ी संघर्ष के अंदर जी रहे हैं। वो संघर्ष आज हमारी समाप्त हो चुकी है। अब आपको ले चलते हैं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई, जहां पाकिस्तान से आकर शरणार्थी बने लोग भी खुशियां मना रहे हैं। इन्हें भी अब जिंदगी में आगे बढ़ने की उम्मीद है। मोदी जी से अपील कि हमें नागरिकता मिलनी चाहिए। बस अभी मैं ही बच गई हूँ, मुझे ही मिल जाए वही बहुत हो गया क्योंकि बाकी जो मेरी कजन्स हैं और उनको मतलब मिल गई है, यहाँ पर हैं जो, उनको सबको मिल गया है, ऐसे मैं ही बच गई हूँ। इसी तरह जम्मू कश्मीर के लोग भी मिठाई बांट रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। यही नहीं, पाकिस्तान में बैठे हिंदू भी
खुशियां मनाने से पीछे नहीं हट रहे। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर दानिश कनेरिया आज पीएम मोदी का धन्यवाद कर रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा कि सीएए को अधिसूचित करने के लिए नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी को धन्यवाद। पाकिस्तानी हिंदू अब खुली हवा में सांस ले सकेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने एक बार फिर कहा है कि ऐसे ही संकट में जीवन जी रहे शरणार्थियों की स्थिति सुधारने के लिए सीएए लागू किया गया है। जो अपने महिलाओं के सम्मान के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने गौरव की रक्षा के लिए भारत की शरण में आए थे, इनको एक कांग्रेस वाले मजलिस टीआरएस विरोध करते थे, नागरिकता नहीं देने देते थे। नरेंद्र मोदी जी ने इनको नागरिकता देकर उनको सम्मान के साथ जीने का उनका स्वप्न पूरा किया है। वैसे सरकार ने असामाजिक तत्वों पर रंग में भंग डालने से रोकने के लिए देश भर में सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी है। कोलकाता से सौमित्र सेन और दिल्ली से शिवांक मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।